बीच में कुछ काम आ गया था जिस पे ऐसे मुझे वो वीडियो कट करके भागना पड़ा और वीडियो मैंने वो अपलोड कर दिया आधा। आगे बढ़ता हूँ, शुरू से बढ़ता हूँ। मैंने आपको बताया था गोली दर्पण के परिभाषा बता रहा था बेटा। ये अवतल दर्पण मान लें, इस पे ये कलई करा पेंट है, इसका मध्य बिंदु पी कहलाता है, पोल या ध्रुव। इसके जो गोले का पूरा भाग है उसका जो सेंटर होता है, जिस गोले का ये भाग है, गोले से काट के एक तरफ पेंट किया गया है। मान लो कांच का गोला है, उसको काटा गया है, उसका हिस्सा का ये काट दिया इतना हिस्सा, उसका बीच का सेंटर पोल ध्रुव, और उसका सेंटर जिस सेंटर का ये गोल है सी वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसके बीच में सही बीच में एफ फोकस होता है, फोकस की परिभाषा भी नहीं दी है। इसके सी से पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। ये परिवर्तन पृष्ठ के बाहर स्थित है, वक्रता त्रिज्या करते हैं गोल दर्पण का पीसी दूरी। ध्यान दीजिए, पीसी दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। गोल दर्पण ध्रुव द्वारा वक्रता त्रिज्या को दोनों सीधी रेखा कल्पना कीजिए, इस रेखा को दर्पण मुख्य अक्ष कहते हैं। हाँ, मुख्य अक्ष रेखा। ये जो दर्पण था और ये पी था और ये पी और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। वक्रता के अंदर सी और पी से गुजरने वाली रेखा। दर्पण ध्रुव पर अभिलंब है। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है वो। इस पर इस रेखा जब खींचते हैं और उसके और सेंटर बीच में कोण 90 होता है, उसे अभिलंब कहते हैं। अभी अभिलंब और बताएंगे। चेतावनी दे रहा है, क्रियाकलाप करवा रहा है एक्टिविटी। सूर्य की ओर दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य प्रकाश की ओर सीधा मत देखो, ये आपकी आंखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। एक अवतल अपना हाथ पकड़िए, इस परावर्तित प्रकाश को सूर्य की ओर कीजिए। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश से दर्पण पाते लेके आज छिपे डालिए, कागज की को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए। चमकदार 30 बिंदु प्राप्त होगा। दर्पण तरह का है, इसे समझिए उसे क्यों होता है, ये बताना जा रहा है। ये फोकस की ओर आपके जा रहा है। फोकस क्या होते हैं देखें ना, चित्र देखें, चित्र से फोकस थोड़ा जाऊँगा फिर थ्योरी। देखिए क्या चित्र है, बड़ा सिंपल चित्र है। ये M एक अवतल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु P है, इसका गोले का केंद्र C है। C और P की जो रेखा खींची उसे मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, इस मुख्य अक्ष के समांतर किरण दो समांतर आएंगे, ये भी समांतर हैं। समांतर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, समांतर किरणों को समान समझ लेते हैं। ये किरणें और ये किरणें आपस समांतर है क्योंकि इनके बीच की दूरी हमेशा समान अंतर में है। लेकिन ये रेखा है और ये रेखा है आपस में समान है। समान मतलब समान लंबाई की, 4 सेंटीमीटर मान लो, 4 सेंटीमीटर, लेकिन समांतर नहीं है। ये समांतर नहीं है, ये समांतर हैं। छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपस में क्या कहलाएगा, समांतर रेखाएं कहलाएंगी, एविडिटी। तो एक क्लियर ये पॉइंट हुआ कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं आपतन होने के बाद जब परिवर्तन होंगी, परिवर्तित किरणें होंगी, ये देखें कितने समांतर किरणें हैं, एक ही बिंदु से जाएंगी, अवतल में जाएंगी, पर अवतल में आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती हैं। वो अब उत्तल को भी दिखाऊंगा मैं, उत्तल की बात बाद में करूंगा। अवतल में जाएंगी, एक ही बिंदु से जाएंगी। देखें बिंदु का नाम क्या है, F। ये सारी किरणें समांतर किरणें परिवर्तन के बाद कहाँ जा रही हैं, ओ सॉरी आपतन होने के बाद परिवर्तित होकर कहाँ जा रही हैं, फोकस पे जा रही है, मुख्य फोकस पर, ठीक है। इसे मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। इसकी दूरी फोकस दूरी कहलाती है। F और P के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, F और P के बीच की दूरी फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी कहलाएगी। क्लियर। चलिए उत्तल दर्पण को समझ लेते हैं थोड़ा सा। उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु पीछे होता है, दर्पण के पीछे की ओर, क्योंकि ये कलई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गोला पीछे की ओर जा रहा है, गोला ये
पीछे भी जाएगा तो सेंटर पीछे होगा और एफ भी पीछे होगा। आगे की ओर दूरी प्लस की ली जाती है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, प्लस की होगी, और पीछे की ओर दूरी माइनस की ली जाती है, इसलिए फोकस दूरी इसकी क्या होगी, माइनस की होगी। अभी आने वाला है ये टॉपिक, पता चल जाएगा। इसका मुख्य अक्ष दिया, मुख्य अक्ष समांतर किरण ली। देखिए मैंने कहा था वो क्या समांतर किरणें जो हैं ऐसे लौटती हैं, ऐसे नहीं लौटती हैं। उस वक्त थोड़ा सा ये बता रहा था आपको कि अगर यहाँ पी पर है तो वापस लौटेंगी, लेकिन ये किरणें समांतर किरणें हैं। ये किरणें एक बिंदु से आते दिखाई देती हैं। ये किरणें अपसार हो जाती, फैल जाती हैं। ये समांतर किरणें ये फैल गई, ये समांतर किरणें ये फैल गई, ये समांतर किरणें ये फैल गई, अपसार हो गई, फैल गई या परिवर्तित हो गई। ये बिंदु कहीं भी नहीं मिलेंगी, ये रेखाएं किरणें कहीं नहीं मिलेंगी। ये किरण ये जा रही है, ये किरण ये जा रही है, कहीं मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी। ये पीछे गैप बढ़ता जाएगा इनका, लेकिन दर्पण के पीछे की ओर मिलाने पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। गौर से देखें, दे रही जिस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देंगी वो बिंदु मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक है, वो बिंदु मुख्य फोकस कहलाएगा। यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी और ये प्लस की होगी क्योंकि आगे की ओर है, उसकी दूरी माइनस की होती है। और सी तक की दूरी क्या होगी, प्लस आर होगी क्योंकि वक्र त्रिज्या क्या है, वक्र केंद्र आगे की ओर है। चलिए फिलहाल ये समझा दिया मैंने। और चित्र के द्वारा अनंत से आने वाली किरणें हैं, ध्यान रखना किरणें अनंत से आ रही तभी समांतर किरणें आएंगी। करीब से किरणें समांतर भी आती हैं और भी आती हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने प्रैक्टिकल कराया है वो कराया है काय का कि कागज़ को जो आप जलाते हो, कागज़ को जलाना प्रारंभ करता है, धुआं उड़ने लगता है तथा ये बाद में पकड़ लेता है। क्यों जलता है, आने वाले प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु का विकिरण देती है। सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण बारीक चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित एक जगह केंद्रित हो जाता है। अभिकेंद्रित मतलब एक जगह मिल जाता है। वास्तव कागज़ की प्रकाश बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है, सूर्य का प्रतिबिंब जो फोकस बनता है। सूर्य बहुत अनंत है, ये बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब दूरी दर्पण के फोकस दूरी सन्निकट मान है। फोकस दूरी का लगभग मान है। दर्पण के फोकस दूरी का लगभग मान जो होता है वो प्रतिबिंब ही होता है। आइए इस प्रश्न को किरण से समझना कर हैं। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष समानता कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। परावर्तित किरणों को प्रेक्षण कीजिए। सभी दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही प्रतिबिंब बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। परिभाषा हो गई मुख्य कब होगी। अवतल दर्पण मुख्य समानता कुछ किरणें आपतित होने के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हैं। परिभाषा क्या होगी, देखें परिभाषा फिर दोबारा। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष समानता कुछ किरणें आपतित होने के बाद एक बिंदु पर मिल रही है प्रतिच्छेदी बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यह आपकी परिभाषा हुई अवतल दर्पण की। बिंदु सूर्य प्रतिबिंब का सवाल हो गया, कागज पर लगाने का हो गया। तो ये सवाल बताता है, सवाल नंबर 1 या 2 या 3 मान लो। उत्तल दर्पण का भी होगा। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष समांतर, अगला सवाल है चौथा। किरणें परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, चौथा सवाल हो गया। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ऐसे बदली करते हैं। पांचवा सवाल हो गया। फोकस दूरी का परिभाषा हो गई। फोकस दूरी कितने कहते हैं, फोकस दूरी किस तरह होती है, बराबर r/2 आपने पढ़ लिया। द्वारक, द्वारक की परिभाषा देखें। गोल दर्पण परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोली हो जाता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोल दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास ध्यान रखना, व्यास कहते हैं। ये दर्पण है, इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, इस दर्पण का पूरा व्यास इस किनारे से इस किनारे तक मिलाओगे, इसे क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। इंग्लिश में अपर्चर बोलते हैं। एमएन द्वारक को निरूपित करता है। अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोल दर्पणों पर विचार करेंगे जिनके द्वारा इनकी वक्र त्रिज्या से बहुत छोटा है। वक्र त्रिज्या के मुकाबले बहुत छोटा होना चाहिए, तभी यह फार्मूला फॉलो होता है। r/2f होता है या बराबर r/2 होता है। मैंने कहा वक्र त्रिज्या r फोकस दूरी f के बीच को संबंध डबल होता है। वक्र त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है और फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर टिक मार्क में
क्या थी लघु में, यही सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f, जहाँ r वक्र त्रिज्या है और f फोकस दूरी है। 6-7 सवाल हो गया होगा, 6वां सवाल तो मान के चलते हैं। आगे अगले पॉइंट पे आते हैं, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं आप। उनके द्वारा बनेगा प्रतिबिंब प्रकृति स्थिति आप स्थायी के बारे में जानते हैं। प्रतिबिंब कैसे होते हैं, किसी अवतल दर्पण बिंब की विभिन्न स्थितियों के बारे में प्रतिबिंब स्थिति का निर्धारण हम किस तरह कर सकते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक हैं अथवा आभासी हैं, या आवर्धित माने बड़े हैं या छोटे हैं या समान साइज के हैं। क्रियाकलाप द्वारा इसका अन्वेषण करेंगे, खोजेंगे। क्रियाकलाप आप तो कर लेना, ये बड़ा सिंपल है। मैं आपको सीधा एक्सपेरिमेंट से बता दूँ, ज़्यादा सवाल सिंपल है। कैंडल वैंडल से लेकर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वीडियो फिर बहुत बड़ा बन जाएगा। मैं ऐसे बता दूँगा, आप क्रियाकलाप एक्टिविटी करके कर सकते हैं। PSC के साथ बिंब की स्थिति में करते हैं। कुछ स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक हैं, देखें जरा टेबल को देख के समझ में आ जाएगा। टेबल थोड़ी पढ़ा दूँ पहले, फिर उसके प्रतिबिंब जब दिखाऊंगा तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा आपके। अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। पहला अनंत पे रखेंगे वस्तु, फिर हम सी से परे रखेंगे, सीधे पीछे, फिर सी पर रखेंगे, फिर सी तरह एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ पर बनेंगे, फिर पी और एफ के बीच में। कुल मिला के 6 स्थितियाँ होंगी अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की कुछ स्थितियाँ कितनी प्राप्त होंगी, सिर्फ 6। अनंत पर प्रतिबिंब जो बनता है, अनंत पर जब बिंब रखते हैं, बिंब माने वस्तु, ध्यान रखना, बिंब वस्तु या ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ही बात है। बिंब वस्तु या ऑब्जेक्ट एक ही बात है। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे होगी, साइज बहुत छोटा होगा, बिंदु की तरह दिखेगा। प्रतिबिंब प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। सी से पीछे, सी से परे या सी और अनंत के बीच एक ही बात है। सी से परे, सी से पीछे अनंत ही है। सी से पीछे अनंत के बीच में रखें तो एफ से सी वजन है, छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, और सब कंडीशन लगभग एक से रहेंगी। एफ का अनंत पर बनता है, अत्यधिक विवर्ती बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक ज़्यादा उल्टा होता है। एफ की एस टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा किरण आरेख जो आया इस वाले का आया 6ठे पॉइंट का, नोट कर लें। 7वां 8वां सवाल है, ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं। इन सब सवालों से कई सवाल आ सकते हैं, और सवाल आपको इनकी टेबल पता होना चाहिए। बड़ा सिंपल पैटर्न है, ज़रा देखें पैटर्न देखें बेटा। जब वस्तु अनंत पर रखी है तो फोकस है, अनंत पे जब वस्तु रखी हुई है तो कहाँ बन रहा है, और फोकस से बन रहा है। अनंत से वस्तु आगे ला रहा हूँ तो प्रतिबिंब क्या है, फोकस से आगे जा रहा है, इसके बीच में आएगा। फिर सी पे आऊँगा तो सी पे बनेगा, फिर सी से आगे जाऊँगा तो प्रतिबिंब क्या आगे बनेगा, ठीक है। वस्तु आती जा रही है, वस्तु आगे आती जा रही है, प्रतिबिंब पीछे जा रहा है। लेकिन जैसे फोकस से आगे आता हूँ तो प्रतिबिंब का यहाँ भाग जाता है, क्या होता है, यहाँ भाग जाता है, विवर्ती बड़ा आभासी विषय बनता है। तो इसका पैटर्न में अभी दिखाऊंगा। और किरण आरेख का उपयोग कर गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने का निरूपण कैसे करेंगे। 2 टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं, एक तो वास्तविक और एक आभासी। वास्तविक है वो, ये क्या है, आभासी है। आभासी प्रतिबिंब जब बनेगा जब किरणें मिलती हुई दिखाई देंगी, डॉट डॉट से पीछे मिलाया जाएगा, क्योंकि इस साइड में पेंट करा हुआ, कलाई करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी प्रतिबिंब प्राप्त हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब क्या है, इसी साइड प्राप्त हो रहा है जिस साइड में किरण जा रही है। यहाँ प्रतिबिंब क्या होगा, फोकस होगा। जब किरणें मिलेंगी आपस में तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, जब किरणें मिलती हुई दिखाई देंगी तो प्रतिबिंब आभासी होगा। अच्छी तरह से समझ लें। गोल द्वारा प्रतिबिंब का अध्ययन किरण आरेख खींचे करते हैं। गोल के सामने के वस्तु सीमित साइज के विस्तारित बिंब, विस्तारित में ठहरे हुए बिंब पर विचार करें। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु बिंब की भांति कार्य करता है। हर बिंदु प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं, बिंदुओं से प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से कुछ को चुना जाता है। सिर्फ 2 से प्रतिबिंब बन जाएगा आपका। तथा किरण आरेख की स्पष्ट 2 किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक है, कम से कम 2 का। किरणें कितनी निकलती हैं, विशाल संख्या में अनगिनत निकलती हैं। तत्व किरण आरेख की स्पष्टता के लिए 2 किरणों पर विचार करना आसान है। ये किरणें ऐसी हैं कि दर्पण से प्रकाश की दिशाओं को जानना आसान हो। कम से कम 2 परावर्तित किरणों प्रतिचित्र में किसी बिंदु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जाती है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के निम्न से 2 किरणों को विचार किया जाता है। ये 3 नियम बताएंगे, मैं 3 की जगह 4-5 नियम बताऊँगा आप। पहला नियम है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष यही है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष यही है, सही है। मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर किरण कौन सी हो गई, इसमें यह है और इसमें यह है। परावर्तन के पश्चात टकरा के परावर्तन हो गया। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजर रही है, देखें ध्यान से।
मुख्य फोकस से गुजर रही है तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। अपसरित की जगह आती हुई दिखाई देगी, ज़्यादा समझा। अपसरित माना आती हुई दिखाई देती है, प्रतीत होती है, दिखाई देती है। ये गई, लेकिन ये कहाँ से आती दिखाई दे रही है? एस से आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? पृथ्वी को थोड़ा बड़ा बना दो। दर्पण मुख्य समांतर, पहला नियम फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सी पृथ्वी बड़ा बनाता हूँ। अवतल दर्पण में मुख्य अक्षीय समांतर किरण परावर्तन के पश्चात एफ से जाती है और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, ये समांतर किरण है, अपसरित हो जाती है, लेकिन कहाँ से आती दिखाई देती है? एस से आती हुई दिखाई देती है। पहला नियम। दूसरा नियम बड़ा सिंपल है। दूसरा नियम, अगर फोकस से जाएगी, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण जाती हुई दिखाई देने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। उत्तल दर्पण मुख्य फोकस की ओर जाती हुई किरण, जाती हुई दिखाई देने वाली किरण परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी, निकलेगी। तो ये दोनों नियम हुआ। और तीसरा नियम बड़ा आसान है। अवतल दर्पण वक्ता केंद्र से उदन वाली किरण उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में दोनों में ही वापस लौट आती है। देखें जरा चित्र, अभी समझा रहा हूँ, यह चित्र देखें। दूसरा नियम है, अवतल दर्पण में फोकस से आ रही है तो समांतर हो गई मुख्य अक्ष, और उत्तल दर्पण में फोकस की ओर आती हुई दिखाई दे रही है, निर्देशित हो रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है, सी से जा रही है तो उसी रास्ते पर लौट आ रही है, और सी की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है तो उसी रास्ते पर लौट आ रही है। देखिए ये लिखा हुआ है, कौन सा नियम है? तीसरा नियम। दर्पण के वक्ता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। निर्देशित मतलब दिशा दिखती हुई, दिशा दिखाई देती है। प्रकाश किरणें उसी पथ से वापस आती है, क्योंकि प्रत्यक्ष किरण अभिलंब के अनुदिश पड़ती हैं, अभिलंब 90 डिग्री पर। हम जानते हैं इसका नियम को, आप इसे समझते हैं बेटा। ये है समतल दर्पण, इस पर कोई किरण पर आपतित हो रही है और इस पर अभिलंब खींचा मैंने, ये किरण कहाँ आएगी? इधर आएगी। लेकिन अगर इसी समतल दर्पण पे 90 डिग्री पे यही किरण जा रही है तो क्या होगा? उसी रास्ते पर लौट आएगी। अगर अभिलंब से किरण जा रही है तो उसी लौट आएगी, क्योंकि कोण कितना 0 बनता है। और ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में ये सी वाला जो सेंटर है ये अभिलंब है। क्या है? ये अभिलंब है। तो अभिलंब से जा रही है तो अभिलंब की तरफ वापस लौट कर आ रही है, क्योंकि कोण 0 बन रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण है। एक और नियम है, आखिरी नियम। इस नियम को और पढ़ाते हैं कि अगर कोई किरण पी पॉइंट पे किसी पॉइंट में जा रही पोल पे, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा, उतने कोण पे जाएगी वापस। यहाँ भी यही है कि आप पी की ओर जाती दिखाई दे रही है, ये जाएगी तो उतने ही कोण पर वापस आ जाएगी, जैसे आपतन कोण परावर्तन कोण देखेंगे। एक नियम एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा हूँ मैं। अगर मान लो किरण कहीं नहीं जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी जा रही है, तो क्या होगा? मान लो किरण यहाँ जा रही है, अब कैसे रास्ता होगा? तो इसको पहले सी से मिलाओ, जितना कोण बने आपतन कोण उतना ही कोण वापस ले लो, आर से अब परावर्तन कोण हो जाएगा। ऐसी यहाँ पर कहानी है। एक पाँचवा नियम में अपने वहाँ से मान लो किरण यहाँ जा रही है, आपको पता करना है कहाँ जाएगी वापस, तो इसको पहले सी से मिलाएंगे। सी से मिलाते हुए एक अभिलंब खींचेंगे, ये अभिलंब हो गया। ये कोण क्या हो गया? आपतन कोण हो गया। जितना कोण है आपतन उतना ही कोण परावर्तन बनाओ इसके दूसरी साइड, और उस किरण को वापस डाल दो। ये किरण का रास्ता हो गया, किरण का पथ हो गया। ईजी है, समझ में आ गया होगा। चलिए ये एक एक्टिविटी कर लें। अब ये 6 पॉइंट चल रहे हैं, इनको मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, इनको भी देखें ध्यान से। इसको मैंने थोड़ा हॉरिजॉन्टल सीधा लेटा हुआ कर लिया है, क्षैतिज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए ध्यान से, एक एक करके उस नियम को पढ़ेंगे जो आपने पीछे दिया था। मैंने कहा था उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। तो देखिए प्रतिबिंब, अगर बेटा प्रतिबिंब बनाना है, किरण आरेख बनाना है प्रतिबिंब का, वस्तु का,
तो बड़ा ध्यान से देखते हैं। हाँ बेटा, पहले दर्पण खींचेंगे। सबसे पहले आप दर्पण खींचेंगे। क्या खींचेंगे? दर्पण को जितना हो सके फ्लैट लेने की कोशिश करें। कैसे दर्पण खींचते हैं? कंपास में सेंटर रखें और कोई भी त्रिज्या का, काफ़ी बड़ी दूरी का एक गोला खींच लें, एक वृत्त खींच लें। गोला की जगह वृत्त ज़्यादा बेटर है, वृत्त खींच लें। उसके बीच के बिंदु को पी कहें। यहाँ कंपास रखिए आपने और कंपास से यहाँ पर एक वृत्त मारा, सर्किल मारा, उसके पॉइंट को पी कह दिया। वो जगह लेंगे जो फ्लैट होगी। ज़्यादा बंद कर्व नहीं लेंगे, बहुत कर्व है ये साइड नहीं लेंगे, हम उस साइड पे लेने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल सीधा दिखे। इन्हें और थोड़ा छोटा ही लेना चाहिए, इतना लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सीधा ही दिख रहा है, बिल्कुल कर्व या मुड़ा हुआ इसका कम से कम हो। जितना आप इस हिस्से से परिवर्तन करेंगे उतना ही प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त होगा। अब एक वस्तु रख दें, अनंत पे अनंत डॉट 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 दिखाया, इसका मतलब बहुत दूर है। और उसके ऊपर सीधी सरल समांतर रेखा, मुख्य अक्षीय समांतर रेखाएं खींचें। परिवर्तन के बाद जाएंगी, ये परिवर्तन के बाद जाएंगी और एक ही बिंदु से टकराएंगी, जिसे फोकस कहा जाता है। जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बनेगा। अब जो पिछली टेबल में पढ़ाई थी, वस्तु अनंत पर हो, क्या लिखेंगे? वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है? प्रतिबिंब को आगे मैं इमेज कहूँगा। प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है, देखना है फोकस बन रहा है। ये उल्टा है, अभी उल्टा सीधा समझ में नहीं आ रहा हो कैसे होगा, लेकिन वास्तविक है। और उल्टा हमेशा वास्तविक होता है, यह मैंने आपको एकदम बता दिया। और बहुत छोटा है, हाईली डेफिनिशन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? बहुत छोटा, हाईली डेफिनिशन बन रहा है। और बोलते हैं तब और ज़्यादा क्लियर आएगा। दूसरा पॉइंट आ गया बी वाला, ये ज़्यादा बेटर है आपको समझाना। देखें, वस्तु बेटा सी से परे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वहाँ पे लिखा था सी से परे। ये सी से परे भी होता है, सी अनंत के बीच में भी होता है, अनंत के मध्य। सी से परे को पीछे कहते हैं, सर परे या पीछे। परे थोड़ा वर्ड अलग हो गया, सी से पीछे रखा हुआ है। और सी से पीछे अनंत के बने रखा हुआ है। अनंत तो बहुत दूर है, थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है। थोड़ा सा पीछे वस्तु प्रतिबिंब वस्तु रखा हमने, समांतर किरण। किसके समांतर? मुख्य अक्षय। ये मुख्य अक्षय, इसका बिंदु पी ले लिया। पहले वही सेंटर से दर्पण बनाएंगे, दर्पण का पी पॉइंट लेंगे, उसके सी सेंटर से थोड़े पीछे वस्तु रख देंगे। वस्तु सी से परे या सी के पीछे हो गई। मुख्य अक्ष समांतर किरण हमेशा कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। फोकस चली गई और एक सी से ले जाओ या फिर एफ से ले जाओ, मर्जी आपकी बेटा। एफ से ले जाओ, एफ से ले जाके देखोगे जब भी वही बनेगा प्रतिबिंब। देखो मैंने कहा कोई से दो नियम ले लो, मुख्य अक्ष समांतर फोकस से समांतर या सी से सीधा। सी से लोगे तो उस रास्ते पर सीधी लौट जाएगी, तो वहीं मिल जाए। मैंने फोकस से लिया तब भी प्रतिबिंब क्या बन रहा है? बोलिए, मुख्य अक्ष समांतर हो जाता है। 3 नियम बताए थे मैंने आपको। समांतर मुख्य अक्ष समांतर फोकस से जाती है, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, सी से जाएगी तो उसी रास्ते पर लौट आएगी। अगर मैं पी से लूँगा तब भी वही प्राप्त होगा बेटा। पी से लूँगा तो यह आपतन कोण है, इतना ही कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे और ये भी वहीं से जाएगी एफ से ही। ये आई है या आर है। आपको 4-5 नियम जो बताए गए हैं उसमें से कम 2 नियम लेने हैं। कम से कम 2 नियम लेकर किरण आरेख बनाने हैं, किरण आरेख बनाने हैं। तो फिर स्पष्ट कर दे रहा हूँ। मुख्य से समांतर फोकस ये समांतर सी से उसी रास्ते पर लौट आई। परावर्तन के बाद कहाँ जहाँ मिली? परावर्तन के बाद बेटा जाते वक्त नहीं, आते वक्त वापस। परावर्तन के बाद ये पड़ी और ये परिवर्तन हुआ। परिवर्तन यहाँ पे कैसे हुआ? ये गई और ये वापस लौट गई। परिवर्तन अब देखेंगे, अब किरण यहाँ मिल रही है। जहाँ किरण मिलेगी वहाँ पे प्रतिबिंब बना देंगे। प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है? मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है तो उल्टा हो गया। ये प्रतिबिंब कैसा बेटा? उल्टा है और छोटा है। प्रतिबिंब देखना आप, छोटा होगा, सी से पीछे छोटा होता है, छोटा है और वास्तविक है। वास्तविक कैसे हो गया बेटा? वास्तविक हो गया, किरणें मिल रही हैं। परावर्तन के बाद किरणें आपस में मिल रही है, अगर मिल रही तो वास्तविक होगा। और कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच में, सी व एफ के मध्य। ठीक है। जब वस्तु कहाँ रखी हो? जब वस्तु या बिंब का रखा हो कहाँ पर? कहाँ रखा हो? सी से परे, सी से परे या सी से पीछे या सी व अनंत के बीच में, एक ही बात है। सी व अनंत के मध्य। चलिए फिलहाल
हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे के जो नियम हैं वो ऐसे ही हैं, सी के सी पे बनेगा, आप बना के देखना करना। अगर नहीं बनेगा तो मैं अगले हफ्ते बना दूँगा। आप अगर डालते हो, क्या डालते हो, पोस्ट, इस पर यूट्यूब पर आप कमेंट डालोगे कि सर किरण आरेख हमें समझ नहीं आया, एक बार बना दे, तो मैं एक बना कर डाल दूँगा। थोड़ा इसको देख लेना। चलिए 14 पॉइंट डी पॉइंट है, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो आएगा किरण आरेख बनाए, सवाल आएगा। मेरा सवाल इसमें 4-6 सवाल हो चुके हैं अब तक, 20 सवाल से प्लस हो चुके हैं आपके, अगर आप ढूंढ लो। इसमें सवाल आता है किरण आरेख बनाएं, किरण आरेख बनाएं जब सी व एस के मध्य हो। तो सी और एफ के बीच में हमने वस्तु रख दी, वस्तु समांतर ले ली। मुख्य समांतर कहाँ जाएगी, हमेशा फोकस से जाएगी, जा रही है। एक सी की सीध में देख ली, सी की सीध में जा रही है, वापस लौट आएगी उसी रास्ते पर, मिल गई। परावर्तन बात कहाँ, यहाँ मिली। प्रतिबिंब क्या उल्टा बन गया। तो प्रतिबिंब कैसा हो रहा है, अभी भी उल्टा है, और उल्टा हमेशा मैंने क्या था, क्या हो, वास्तविक होता है। दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा, वास्तविक है, क्योंकि किरणें मिल रही हैं, किरणें परावर्तन बाद मिल रही है, मिल रही हैं, किरणें मिल रही, मिलाई नहीं गई है दोस्ती, मिल रही हैं। उल्टा वास्तविक हो गया और बड़ा हो गया। और कहाँ बना है, सी और अनंत के बीच में, या सी से पीछे, सी के पीछे कह सकते हैं। प्रतिबिंब का बनेगा सी के पीछे, या ये भी कह सकते हैं सी व अनंत के मध्य, ठीक है, सी व अनंत के बीच बनेगा, या सी के पीछे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ये किरण आरेख आपके 2 नंबर से 4 नंबर में आता है। सवाल आप कर सकते हो, किरण आरेख न्यूमेरिकल में बनाने को आता है, न्यूमेरिकल में बनाऊंगा। 20 प्लस सवाल हो चुके हैं आपके, टिक मार्क। इस तरह 6 स्थिति हैं, 4 या 5वीं स्थिति बनाने की कोशिश करना, मैंने 3 बना दी। आखिरी वाली स्थिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, आपको बनाना ही बनाना होगा। देखिए ध्यान से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। ये 6ठी स्थिति है किरण आरेख की। किरण आरेख बनाए जब वस्तु एफ व पी के बीच में रखी हो। सवाल आता है जब ऑब्जेक्ट एफ व पी के मध्य रखा हो। देखिए ध्यान से क्या हुआ बेटा, ये पॉइंट इसने ना, तो वस्तु हमने क्या करा, एक वस्तु रख दी, कहाँ रख दी, एफ और पी के बीच में, और एक आपने इन्होंने आपतन फोड़ वाला ले लिया, समांतर वाला ले सकते हो, मैं समांतर वाला लेके दिखा रहा हूँ आपको। समांतर किरण है तो बेटा कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी ना बेटा, शाबाश बेटा, कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। ये कहीं, ये किरण, और एक सी की सीध में ले ली, सी की सीध में ले ली, क्या किरण मिल जाएंगी, ये नहीं मिलेंगी, इनका गैप ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन पीछे की ओर मिलाने पर मिलती हुई दिखाई देंगी, 2 मिल रही हैं। इन्होंने जो नियम लिया, तीसरा नियम लिया, मैंने कहा 4 नियम में से कोई 2 नियम लेकर किरण आरेख बनाते हैं। ये दूसरा नियम लिया इन्होंने, चौथा नियम कि इन्होंने किरण मिलाई, आपतन कोण क्या हो गया, जितना कोण को मिलाया पी से, तो ये आपतन कोण हो गया, और उतना ही कोण बनाती हुई रेखा खींच दी, तो ये कौन सा हो गया, परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण के परावर्तन कोण बराबर हो गया, कहीं नहीं मिलेंगी ये किरण, और ये किरण कभी भी आपस में कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे को मिलाने पर मिलती हुई दिखाई देंगी, जहाँ मिलती हुई दिखाई देंगी वहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा है बेटा, सीधा है, और सीधा है तो क्या आभासी होगा। आभासी क्यों है बेटा, क्योंकि किरणें जबरदस्ती मिलाई हैं, किरणें देखो मिल नहीं रही, किरणें तो यहाँ जा रही हैं, जा रही हैं, कहीं मिल नहीं, लेकिन पीछे की ओर डॉट डॉट से हमने जबरदस्ती मिलाई है। डॉट डॉट मतलब आभासी, जबरदस्ती मिलाई है, क्योंकि इस साइड में पैंट है, फलाई करा हुआ है, किरण आने का कोई मतलब ही नहीं है। सीधा आभासी होता है, ये भी याद करने, सीधा आभासी। और प्रतिबिंब कहता होगा सीधा आभासी, दर्पण के दूसरी ओर होगा, दर्पण के दूसरी और बनेगा, सीधा आभासी और बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, मैग्नीफाइड है। चलिए फिलहाल ये प्रतिबिंब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत किरण आरेख पूछा गया है। अब आते हैं पॉइंट पे, अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, बड़े सिंपल उपयोग हैं। समांतर टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीप, आगे के हेडलाइट, हेडलाइट में प्रकाश समांतर किरण पुंज बर्बाद नहीं होता है, समांतर किरण पुंज बरकरार रहता है। इन्हें प्राय चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में प्रयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब की वस्तु जब करीब लाते हैं, जब इसके फोकस से आगे वस्तु रखते हैं, बहुत आगे लाते हैं, तो प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा बन जाता है, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। सौर भट्टियों में सोलर के प्रकाश के केंद्रित करने के लिए, सौर भट्टियों में सारी सूरज की प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करने के लिए सोलर, जो ऊपर काले काले सोलर कुकर लगे होते हैं, सोलर भट्टी फर्नेस होती हैं, उनमें उपयोग किया जाता है।
अगला पॉइंट है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, इसको किरण आरेख खत्म कर रहा हूँ। हमने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का अध्ययन किया। अब उत्तल दर्पण है, थोड़ा सा ये कर लेना आप उत्तल दर्पण का एक्टिविटी, ठीक है। पेंसिल को धीरे धीरे दर्पण में बुलाइए, क्या प्रतिबिंब छोटा होता है बड़ा होता है? पेंसिल का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बड़ा होगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण की किरणें कभी भी दर्पण की वस्तु की ओर नहीं आती हैं, दर्पण की वस्तु से दूसरी ओर मिलती हुई दिखाई देती हैं। पहला पॉइंट है इसमें मुख्य अक्ष समानता किरण ले ली। परिवर्तन के बाद अपसार हो जाएगी, फैल जाएगी, लेकिन पीछे को मिलाने पर एक बिंदु पर दिखाई देगी मिलती हुई, वो फोकस होगा। यहाँ से भी करा मुख्य समानता किरण फैल जाएगी, पीछे को मिलाने पर एफ की ओर मिलती हुई दिखाई देगी। तो अनंत पे जब वस्तु रखी होगी, अनंत पर प्रतिबिंब का बनेगा एफ पे बनेगा बहुत छोटा, सीधा और आभासी। सीधा आभासी क्यों किरण मिलाई गई हैं, और सीधा हमेशा आभास होता है। और सीधा क्यों है? क्योंकि किरणें जो मिलती हैं, आभासी जो होता है वो सीधा होता है। और कहाँ मिलेगा? दर्पण के दूसरी ओर, दूसरी और बहुत छोटा। चलिए ये स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति पर सिंपल है, वस्तु कहीं भी रखी हो अनंत के अलावा। तो हम देखते हैं बेटा कि उत्तल दर्पण हमने ले लिया। उत्तल दर्पण बनाने के लिए बड़ा आसान तरीका ये भी देख लें। उत्तल दर्पण क्योंकि उभरा होता है आगे से, जहाँ से हम परावर्तन करेंगे, और पीछे की ओर पैन करा होता है, तो इसके लिए हम सेंटर यहाँ से लेते हैं और गोला मारेंगे, वृत्त खींचेंगे आगे की ओर। वृत्त खींचेंगे तो इसे बीच में एफ लगा देंगे, ठीक है, और इसके पैन कर देंगे अंदर की ओर। और वस्तु रखेंगे दर्पण के लेफ्ट साइड में, तो वस्तु के समांतर किरण, मुख्य अक्ष समांतर किरण अपसार हो जाएगी, फैल जाएगी, लेकिन निर्देशित दिखेगी। कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? फोकस से आती हुई दिखाई देगी। और अगर दूसरी किरण हम सी की ओर ले जाएं, एक किरण सी की ओर जाती दिखाई दे रही है, वो ये सी है, सी से आती हुई दिखाई देगी, तो उस रास्ते पर लौट आएगी। सी की ओर जाएगी, ये जाती हुई दिखाई दे रही है, तो उस रास्ते पर लौट आएगी। क्या किरणें कहीं मिल जाएंगी? ये किरण ये है और ये किरण ये है, कहीं भी परावर्तन बात नहीं मिल सकती, नामुमकिन है, क्योंकि गैप बढ़ रहा है। लेकिन पीछे मिलाने का तो मिलती हुई दिखाई देगी, जहाँ मिलती हुई दिखाई देगी वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब में रेड कलर से दिखाता हूँ मैं आपको। प्रतिबिंब ये मिला, यहाँ मिला, तो प्रतिबिंब आभासी सीधा, आभासी हमेशा सीधा होता है। आभासी क्यों है? क्योंकि किरणें ज़बरदस्ती मिलाई गई हैं, किरणें कहीं नहीं मिल रही हैं, परावर्तन बस किरणें तो यहाँ जा रही हैं, जो मिल ही नहीं सकती, लेकिन पीछे वो मिलते दिखाई दे रही हैं। जहाँ मिलती हुई दिखाई देंगी वहाँ प्रतिबिंब बनेगा, बनता हुआ दिखाई देगा, आभासी, सीधा और छोटा होगा। दूसरी ओर होगा दर्पण के, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ 4 चीज़ें पॉइंट होती है प्रकृति में। आभासी है, ये वास्तविक है, सीधा है या उल्टा है, छोटा बड़ा या बराबर है। हाँ, सी पे वस्तु रखी होती है अवतल दर्पण में तो बराबर बनता है, ध्यान से देख लेना, पिछले किरण आरेख है। चलिए ये इसकी ब्लू प्रिंट हो गया, ये इसका छोटा प्रिंट हो गया, ये देख लेंगे आप। अब अगला पॉइंट पर आते हैं। अभी तक आपने समतल दर्पण के द्वारा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनने के बाद जान क्या कौन सा दर्पण किसी बड़े बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा? आप आइए करूँगा, ये कौन बनाएगा पूरा प्रतिबिंब? बोलिए। उत्तल दर्पण किसी ऊंचे भवन पेड़ का पूर्ण लंबा का सबको देखते हैं हम इसीलिए उत्तल दर्पण जो है गाड़ियों में यूज़ करते हैं, किसी व्हीकल में, ताकि पीछे का हमें पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे छोटी जगह में। उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। अगर किले की एक दीवार में ऐसा ही दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है, यदि आप कभी आगरा किले देखने जाएँ, दीवार में लगे दर्पण में ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब देखने का प्रयास करें। मकबरे को स्पष्ट देखने के लिए आपको दीवार से हटी हुई तत्ता होती स्थान पर खड़ा होना होगा। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग समांतर वाहन में पश्चिम दृश्य विंग पीछे साइड में दर्पण के रूप में किया जाता है। ये पार्श्व साइड में लगे होते हैं, ज़्यादा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहन में दिखते हैं। पार्श्व मतलब होता है साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड, जिससे मैंने पार्श्व की स्थापन बताया था। लेफ्ट की साइड राइट साइड हो जाएगी, राइट की लेफ्ट साइड हो जाएगी। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो आप घर में दर्पण होता है जिसमें आप चेहरा देखते हो, उसमें पार्श्व भी विस्थापन होता है, जिसमें सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तर दर्पण को इसलिए प्राप्त देते हैं क्योंकि सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसके दृष्टिक्षेत्र बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर विकसित होते हैं, मुड़े होते हैं। तो समतल दर्पण तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिख देंगे आप। एक गोल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20 है, फोकस दूरी क्या होगी? आधी हो जाएगी। और उस दर्पण का नाम वक्ता त्रिज्या होता है ना, बराबर आर बेटा, तो
उस दर्पण वाले जो बिंब का सीधा था आवर्धित प्रतिबिंब बनाए, आवर्धित बड़ा सीधा भी बनाए और आवर्धित बनाए। सीधा तो जब बनाएगा आवर्धित बनाएगा बेटा। हाँ, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, छोटा बनता है। क्या बनता है, उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल तो आवर्धित बनेगा, सीधा दोनों बनेगा। पी और एफ के बीच में वस्तु का रखेंगे, पी और एफ के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, याद करो, यहाँ बनाता आधा, ये वाला है आवर्धित। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब का आंसर क्या है, अवतल दर्पण। हम मानव उत्तल दर्पण परिदृश्य दर्पण क्यों लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। चिन्ह परिपाटी पे आ जाते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होती है, चिन्ह परिपाटी चिन्ह कैसे लेते हैं, जैसे हमारा ग्राफ होता है, ग्राफ एक्स डैश वाई और वाई डैश, हमेशा वाई डैश नीचे की ओर माइनस का होता है, ऊपर की ओर प्लस का होता है, आगे की ओर प्लस की होती है दूरी, पीछे की ओर माइनस की होती है। तो ध्यान रखना, इस तरह की हमने इन ग्राफ में सवाल करा गया है। प्लस एक्स बिल्कुल ग्राफ की तरह समझा रहा हूँ, ज़्यादा चक्कर में नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ ग्राफ सीधा इससे बना रहा हूँ। दोनों ये दर्पण है, मान लो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण दोनों हो सकता है। इसका ये पी है, इससे आगे की दूरी हमेशा, आगे की दूरी सब क्या होंगी, प्लस होंगी, पीछे की ओर दूरी हमेशा क्या होंगी, माइनस होंगी। अगर वस्तु सीधी रखी ऊपर की ओर तो प्लस होगी, और वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा तो प्लस होगा, लेकिन नीचे की ओर बन रहा तो क्या होगा, माइनस होगा। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना, देख लेना, बड़ा सिंपल है। पहले मैं एग्जाम्पल बता चुका हूँ, ये सब आ चुका। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, आवर्धन होता है बड़ा। दर्पण का सूत्र ये है जो जिसका डेरिवेशन कहाँ से सूत्र आया, कैसा आया, आप आउट ऑफ कोर्स है, आप 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। u क्या है, u है वस्तु की दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु माने बिंब, ध्यान रखना, वस्तु को बिंब भी कहते हैं, एक टक्कर मारो, प्रतिबिंब की दूरी, और s क्या है, फोकस दूरी है। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल के लिए एस की वैल्यू हमेशा प्लस होगी, अवतल के लिए एस की वैल्यू हमेशा माइनस होगी। यू हमेशा ही माइनस होगा आपकी क्लास में, क्योंकि वस्तु का आपकी क्लास में हमेशा 10th क्लास में वस्तु पीछे रखी गई है। वस्तु हमेशा क्या रखी गई है, दर्पण से पीछे रखी गई है। पीछे की दूरी क्या होती है, माइनस की होती है। तो यू की वैल्यू हमेशा ही माइनस की लगाओगे। वी की वैल्यू डिपेंड करती है प्रतिबिंब कहाँ बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आगे बनेगा। उत्तल दर्पण में वी हमेशा आगे बनेगा, तो आगे बनेगा प्रतिबिंब, तो हमेशा वी क्या होगा, प्लस होगा। अवतल दर्पण में दोनों होगा, वी प्लस का भी होगा और वी माइनस का भी होगा। वी प्लस का कब होगा, जब आभासी बनेगा, क्योंकि आभासी आगे बनता है, आभासी के साथ सीधा लिखा हो या आभासी लिखा हो। और वी कब बनेगा माइनस का, जब वास्तविक और उल्टा होगा, तो ये अभी हम दिखा देंगे किरण आरेख में, सवाल में, न्यूमेरिकल में सब समझा देंगे। आवर्धन का एक सूत्र है, आवर्धन का एक सूत्र क्या है, आवर्धन का सूत्र है एम। एम मतलब होता है आवर्धन, आवर्धन मतलब होता है प्रतिबिंब कितना गुना बन रहा है। इसका फॉर्मूला होगा एम बराबर, ये एच डैश लिखा होता है, मैं इसकी जगह HI/HO लिखवाता हूँ ताकि आसानी से बच्चे समझ में आ जाए। फार्मूला लिखवाता हूँ मैं, HI/HO बराबर -V/U। ये फार्मूला कैसा आया, आपके आउट ऑफ कोर्स है, आप 11th-12th में इसका डेरिवेशन पढ़ोगे कैसे हो रहा है। HI/HO हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ प्रतिबिंब बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, और ये वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब दूरी है, -V/U है। एक और पैटर्न है 1/f बराबर 1/V प्लस 1/U है। याद होगा यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और लेंस में ये उल्टा होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा लेंस में। लेंस मैंने अभी पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊँगा आगे। आवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा है। अगर n की वैल्यू 1 के बराबर आई तो बराबर बनेगा प्रतिबिंब, इक्वल होगा, ठीक है। m की वैल्यू 1 से छोटी आई तो छोटा प्रतिबिंब होगा। m की वैल्यू 1 से बड़ी आई तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। m की वैल्यू माइनस की आई तो प्रतिबिंब छोटा होगा, इमेज क्या होगी, उल्टी होगी। क्या होगी, इमेज उल्टी होगी। m की वैल्यू प्लस की आई तो इमेज क्या होगी, सीधी होगी। इमेज क्या होगी, प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, सीधा होगा। प्लस में सीधा प्रतिबिंब बनेगा, माइनस में उल्टा बनेगा। माइनस चिन्ह दिखाता है प्रतिबिंब उल्टा है, प्लस चिन्ह दिखाता है प्रतिबिंब सीधा है। m बराबर 1 दिखाता है प्रतिबिंब बराबर है, m 1 से छोटा है तो दिखाता है बड़ा है। 1 से छोटे में चिन्ह नहीं लेंगे, ध्यान रखना, चिन्ह को कैलकुलेशन नहीं करेंगे, चिन्ह को हटा के बात करेंगे। चिन्ह से सिर्फ ये प्रदर्शित होगा, चिन्ह के अलावा वैल्यू देखेंगे आप, क्या देखेंगे, m 1 से बड़ा होगा। न्यूमेरिकल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। 40 मिनट का वीडियो हो गया, अगला वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा।